हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स का आपका आने ही वाला है। मार्च और अप्रैल, मार्च कह सकते हैं कि आधा चला ही गया है, तो बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है जिसमें आप अपनी पर्याप्त मात्रा में प्रिपरेशन कर सकते हो। मई को भी जोड़ेंगे क्योंकि मई का स्टार्टिंग का काफी हिस्सा आपको पढ़ने के लिए मिल ही जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आपने साइंस टेक कैसे कवर किया है। हम सबको पता है कि साइंस टेक से 12 से 15 क्वेश्चन, अगर आप पिछले जो है एग्जाम्स के जो भी मतलब प्रीलिम्स के पेपर देखेंगे तो 12 से 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि वो साइंस से कम साइंस टेक्स्ट ज्यादा होते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ साइंस टेक का पूरा जो एक साल की जितनी भी चीजें रही हैं वन बाय वन कवर करेंगे। बेसिक के साथ साथ एडवांस क्या क्या करंट अफेयर्स में या करंट में चर्चा में रहा है उसको जोड़ करके पढ़ेंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपका साइंस टेक से फंसे तो एटलीस्ट हम उसको अच्छे तरीके से कवर करते जाएं। अब जैसे जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी तो लिमिटेड होगी, तो अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया है, मैंने उसके बारे में 10 पॉइंट्स बताए हैं और आपको 11वां या 12वां कोई भी नया पॉइंट पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो बच्चे क्लास के वीडियो को देखें और कमेंट्स को पढ़ें तो उनको कमेंट्स में भी अतिरिक्त जानकारी मिलती रहे। क्योंकि मैं सब कुछ हो सकता है कि ना कवर कर पाऊँ, कुछ ना कुछ पॉइंट्स मुझसे रह जाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि 110% कवर करते चले। बाकी कुछ रह जाता है तो आप लोगों का काम है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैम इस टॉपिक में हम इस पॉइंट को अतिरिक्त और जोड़ सकते थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम पहले पढ़ने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी। तो जब पढ़ ही रहे हैं तो पहले पढ़ लेते हैं इंसानों के बारे में कि इंसान की बॉडी कैसे काम करती है, कौन कौन से डीएनए आरएनए, कौन कौन से क्या क्या चीजें होती है, गुणसूत्र वगैरह। तो हम पहले खुद से पढ़ने शुरू करने वाले हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है? वह तकनीकी है जिससे जीवित जीवों, आप, मैं और जो भी जीवित जीव हैं, कोशिकाओं या उनके घटक जैसे आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, जीन हो गया, इन सभी का उपयोग करके उपयोगी उत्पाद और सेवाएं विकसित की जाती है। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब यही है कि भाई इन चीजों का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, कोई बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। दवाइयों के रूप में कर लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया से कोई दवाई बना ली, और खेती किसानी में भी जो है फसलों में कुछ परिवर्तन करके उत्पादन बढ़ा लिया। तो हर प्रकार की चीज का बदलाव करके हम क्या करेंगे, बस अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है जीन टेक्नोलॉजी। जो जीन आपके अंदर, सबके अंदर होते हैं, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जीन प्रौद्योगिकी क्या करेगा यहाँ पर, जिसके माध्यम से डीएनए या जीन में परिवर्तन किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा या फिर नियंत्रित करके या नियंत्रण करके वांछित गुण प्राप्त किए जाएंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स और भी चीजें हैं जो जीन में परिवर्तित करके आप जो है जैसा जो भी चाहें वो पा सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। बात करते हैं जीन और संबंधित अवधारणाएं। जीन से संबंधित बहुत सारी अवधारणाएं अलग अलग काम करती हैं। तो अगर हम जीन से संबंधित अवधारणाएं पढ़ने वाले हैं तो पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार जीन्स होते क्या हैं। तो जीन क्या है, डीएनए की मूल इकाई के तौर पर जाने जाते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में समस्त आनुवंशिक सूचना को कूटबद्ध करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, हिंदी या इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, उसके अल्फाबेट्स होते हैं, तो वैसे ही डीएनए पूरी किताब है और उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो होते हैं जीन, जिनको हम अल्फाबेट्स के नाम से कह सकते हैं। तो ATCG आपने सुने होंगे, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य अगर देखें तो आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करता है। तो आपका दोस्त आपसे अलग दिखता है, अलग कलर है, उसके गुण अलग हैं, वो सब डिसाइड हो रहा कहाँ से, जीन्स की वजह से। यह डीएनए का एक भाग होता है, यह माता पिता से संतान में गुणों का स्थानांतरण करता है। तो जब भी किसी पेरेंट्स से किसी बच्चे में जो भी गुण जाते हैं उनको हम बोलते हैं जीन्स अच्छे हैं। वैसे बोलते हैं ना कि भाई ये बड़ा सुंदर लग रहा है, तो उसका मतलब है कि जो इसके पेरेंट्स थे उसके जीन, उनके जीन्स अच्छे थे, जिसकी वजह से उनका बच्चा भी अच्छा है। तो यही होते हैं। मानव कोशिकाओं में डीएनए के साथ साथ राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए भी होता है, इसको भूलना नहीं है, साथ साथ चलता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं जीनोम। हमने जीन पढ़ा, अब इससे और बड़ी अवधारणा समझनी हो तो उसको बोलेंगे जीनोम। जीनोम किसी कोशिका में मौजूद डीएनए निर्देशों का संपूर्ण समूह होता है। क्या लिखा है, जीनोम किसी कोशिका में कोई छोटी सी सेल है, उसमें डीएनए में कुछ लिखा हुआ है, जो भी जेनेटिक कोड्स हैं, तो उसका जो संपूर्ण समूह होता है उसको हम बोलते हैं जीनोम। अगर सरल शब्दों में समझना चाहे तो किसी जीव का पूरा आनुवंशिक खाका, वो क्या होता है, ब्लूप्रिंट जो होता है, उसको हम जीनोम के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं गुणसूत्रों के बारे में। धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं अपने शरीर में क्या क्या चीजें, छोटी छोटी जो चीजें होती है, इकाइयां होती हैं, उनको समझ रहे हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, यहाँ पर फिर से आ जाता है।
डीएनए से बनी धागे जैसे जो संरचनाएं होती हैं जिनमें जीन मौजूद होते हैं उनको हम यहाँ पर गुणसूत्रों के नाम से जानते हैं। और हमें पता है ये आधे आधे होते हैं। तो मानव में कुल कितने हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करके रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डीएनए हमें पता है डबल हेलिक्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं युग्मक के बारे में। युग्मक मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो हमेशा पेयर में ही आपको दिखाई देती है। तो परिपक्व प्रजनन या लैंगिक कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की अगुणित संख्या होती है, हैप्लॉइड संख्या होती है यहाँ पर। इसमें कुल आनुवांशिक सामग्री का 50%, 23 जो हमने पढ़ा ना, टोटल 46 जो गुणसूत्र होते हैं उसी के बारे में हम बात करें कि यहाँ पे 50-50% होता है। जैसे हम बात करते हैं ना कि लड़का होगी या लड़की, लड़का होगा या लड़की होगी, डिपेंड करता है। तो वहाँ पे 50-50 वही बोला जाता है। शुक्राणु और अंडाणु 50-50 हो गया। यहाँ पे कार्य क्या है? दो युग्मक मिलते हैं, आधे आधे मिलते हैं, दोनों मिलकर के क्या करते हैं? एक जायगोट बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना कैसे काम करता है? 23 मिलते हैं, फिर वो मिलकर के 46 होते हैं, तो पेयर बन जाता है। कई बार हमने पढ़ा है कि 46 से कम या 46 से ज़्यादा हो जाते हैं तो जेनेटिकली कोई बीमारी हो, जेनेटिक बीमारियां हो जाती हैं, या फिर व्यक्ति जो है थोड़ा बहुत परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम देखते रहते हैं कि गे हो गए या लेस्बियंस हो गए या किसी भी अन्य प्रकार का जेंडर हो गया, उसमें होता है कि वो 46 ना होकर के इधर उधर आगे पीछे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जीनोम अनुक्रम के बारे में। तो जीनोम सिक्वेंसिंग कैसे होगी? तो वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के डीएनए या रज्जु स्ट्रैंड्स में आधार युग्म जो हमारे होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन जो हमारे होते हैं, इनके सटीक क्रम को निर्धारित किया जाता है। डीएनए के कोड को पढ़ने की प्रक्रिया को जीनोम अनुक्रमण कहा जाता है। अनुक्रमण कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है? जब भी हम डीएनए के कोड को पढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं इसके अनुक्रमण को। ये सारा लिखा हुआ है 1 by 1। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जीनोम अनुक्रमण के प्रमुख अनुप्रयोग। अब कोई चीज हमने जान ली कि भाई ये होता है जीनोम अनुक्रमण ये होता है, और जो है मतलब अलग अलग प्रकार की समझ ली चीजें, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जानने का क्या मतलब है? तो पहला हमने किया है कहाँ पर? जीनोम अनुक्रमण का प्रयोग जो पैटर्निटी टेस्ट होता है ना कि भाई ये बच्चा इसी व्यक्ति का है या नहीं है, वहां पर होता है। दूसरा है कृषि क्षेत्रों में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर, हमने देखो यहाँ पे क्या दिखा, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गई, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो क्रॉप्स वगैरह हो गई या प्रोसेसिंग जो होती है, वो सारा हम समझेंगे। ये बस स्टार्टिंग है कि हम कृषि के क्षेत्र में करते हैं, अधिक उपज वाली फसलें विकसित करना चाहते हैं कि कोई फसल ऐसी है जो मौसम पर निर्भर करती है, जलवायु पर निर्भर कर रही है, पानी पर निर्भर कर रही है, नमी पर निर्भर कर रही है, तो उसमें थोड़े चेंजेस कर दें कि अगर जलवायु नमी इसको वैसी ना भी मिले तब भी उत्पादन अच्छा हो जाए। जैसे हम बात करते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत टेम्परेचर बढ़ रहा है और चावल की खेती करना, गन्ने की खेती करना जिसमें बहुत पानी की जरूरत होती है और पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या हमें रिसर्च करके कुछ ऐसी किस्में नहीं बनानी चाहिए जो कम से कम पानी में भी सर्वाइव करके बढ़िया उत्पादन कर पाए? या फिर जो है ज्यादा बाढ़ वाले जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं जहाँ पे पता है कि वही बाढ़ आएगी ही आएगी, तो क्या हमें कोई ऐसी फसल नहीं बनानी चाहिए कि पानी अगर 10 दिन या 15 दिन भी भरा रहे तो वो जो फसल है वो वैसी ही खड़ी रहे, खराब ना हो? इन्हीं चीजों पर जो हम काम करते हैं वो सारा होता है हमारा एप्लीकेशंस के तहत काउंट किया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, तो यहाँ पर हो गया। जैसे आपने बीटी कॉटन पढ़ा है, बीटी कॉटन में क्या किया, एक बैक्टीरिया का जो है एक तरीके से चीज़ों को निकाल करके कॉटन में इम्प्लांट कर दिया गया ताकि जो है जब बैक्टीरिया आए यहाँ पर तो उसको हम बचा पाएँ। तो एक बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हमने प्रदान कर दी। जलवायु सहनशील, वही बात होगी, टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो कहीं पर भी हो, हम ऐसी फसलें बनाएं जो रेगिस्तान वाले इलाकों में या जो बीहड़ होते हैं वहाँ पर भी उनको उगाया जा सके। उपयोगी अनुवांशिक गुणों की हम पहचान कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं जीनोम अनुक्रमण का। तो पहला हमारा हो जाता है पूर्वानुमानात्मक निदान। इसका मतलब होता है भविष्य में होने वाले अनुवांशिक रोगों का पता लगाना। अब ये क्या होता है आगे समझेंगे। वैयक्तिक स्वास्थ्य देखभाल, तो व्यक्ति के डीएनए के जो है अनुसार उपचार करना, इसको हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, कि व्यक्ति के शरीर के हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, उपचार प्रदान करेंगे। नेक्स्ट हमारा है अनुवांशिक रोगों का उपचार करना, तो कुछ ऐसी बीमारियां जो जेनेटिक
में जेनेटिक्स में बदलाव के कारण या कोई कमी हो जाने के कारण अगर व्यक्ति में लगातार वो बीमारी ट्रांसफर होती जा रही है और हम उन जीन्स में बदलाव कर दें तो क्या होगा, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ होता है आनुवांशिक रोगों की पहचान करना और उपचार में सहायता करना या इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब जीन एडिटिंग के बारे में समझते हैं कि जीन एडिटिंग जो हम समझ रहे हैं कि भाई खेती किसानी में भी फसलों में हमने एडिटिंग कर दी, बीमारियों से बचने के लिए हमने, आनुवांशिक रोगों से निपटने के लिए हमने एडिटिंग कर दी। वो एडिटिंग आखिर करते कैसे हैं, क्योंकि कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि शरीर के अंदर जाकर के डीएनए को पकड़ना, डीएनए के अंदर जीन को पकड़ना, उसको काटना, हटाना, फिर नया जो है स्वस्थ जो है जीन वहां पे इम्प्लांट करना, वो होता कैसे ये समझते हैं। तो पहले सुर्खियों में क्यों आया है, तो क्रिस्पर कैस9 तकनीकी का उपयोग करके कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ICAR के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की थी। एक मेमने में मायोस्टेनिन जीन को एडिट किया गया था, जिससे मांसपेशियों की वृद्धि में 30% की बढ़ोतरी होती है। यह गुण यूरोपीय नस्ल की एक भेड़ है, टेक्सेल, इसमें पाया जाता है, लेकिन भारतीय नस्ल में नहीं पाया जाता है। लेकिन आप इसको उस तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के बाहरी जीन का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए कोई ट्रांसजेनिक जानवर नहीं कहेंगे हम। तो कोई बाहरी दूसरे जीव का कोई भी पार्ट इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इसको हम जो है ट्रांसजेनिक जानवर नहीं कहेंगे। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जब किसी जानवर में दूसरे किसी जीव का कोई जीन वगैरह इस्तेमाल करके इम्प्लांट करके कोई नई खोज की जाती है, उसको हम ट्रांसजेनिक जीव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जीन एडिटिंग के बारे में। तो डीएनए अनुक्रम, तो सीक्वेंस जो होता है को एक नया या एक से अधिक स्थानों में बदलने की तकनीकी हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है, किसी एक बेस को हटा दिया, जो हमारा होता है ना ATCG, तो किसी एक बेस को हटा दिया या उसको बदल दिया या फिर एक कोई नया जीन डाल दिया। तो हमें ऑलरेडी पता है कि मान लीजिए कहीं पर भी कोई खराबी है डीएनए के अंदर, तो पहले जो डीएनए का जो खराब जीन होता है, जो पार्ट होता है, उसको काटते हैं और उसकी जगह स्वस्थ जो पार्ट होता है उसको इम्प्लांट कर देते हैं। ये तरीके हैं जिसके माध्यम से एडिटिंग की जाती है। जैसे आप फोटो की एडिटिंग करते हो, तो फोटो की एडिटिंग में पीछे जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपने क्या किया, नया बैकग्राउंड लगाया, पुराना वाला हटा दिया, थोड़ा सा उसमें ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर दी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं जीन एडिटिंग के प्रकार। तो पहला हमारा है सोमैटिक जीनोम एडिटिंग। केवल उन कोशिकाओं में यह बदलाव करता है जो युग्मक जो है नहीं बनाती हैं। युग्मक मतलब है प्रजनन इकाइयां या प्रजनन कोशिकाएं जब प्रजनन में पार्टिसिपेट ही नहीं करती हैं। इसका मतलब होता है जब भी हम सोमैटिक जीनोम एडिटिंग करेंगे तो कभी भी ये अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होगा। तो मतलब ऐसा कोई बदलाव आपके शरीर में करना है जो बदलाव आपकी संतान में नहीं दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं सोमैटिक जीनोम एडिटिंग। परिवर्तन क्या है, आगामी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होगा। आपको कोई बीमारी थी, आपने इलाज करवाया किसी इस तकनीकी के माध्यम से, तो हो सकता है कि आपके बच्चे को वो बीमारी हो, क्योंकि हमने आपके जीन्स में बदलाव नहीं किया है। नेक्स्ट आता है जर्म लाइन जीनोम एडिटिंग। तो यहाँ पर है कि जनन कोशिकाओं में बदलाव हो जाता है या भ्रूण में बदलाव किया जाता है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि ये अगली पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी में बदलाव आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। जर्म लाइन पढ़ा दिया, सोमैटिक पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीन एडिटिंग के लिए प्रयुक्त तकनीकें। तो कौन कौन सी तकनीकियां हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे सिमिलर वही एग्जांपल है, आपको एक फोटो एडिट करनी है तो बहुत सारे टूल्स हैं। आप स्नैपचैट से एडिट कर रहे हैं, मोबाइल के एप्लीकेशन से एडिट कर रहे हैं, मोबाइल्स में आपके जो भी फीचर्स दिए उसके माध्यम से एडिट कर रहे हैं, या फिर बढ़िया पूरा सेटअप लगा रखा है और उसके माध्यम से एडिट करें। तो हर प्रकार की एडिटिंग तकनीकियाँ होती हैं। वैसे ही जब हम अपने जीन्स में एडिटिंग करते हैं तो बहुत सारी तकनीकियाँ होती हैं। पहला हमारा है जिंक फिंगर न्यूक्लियस। ये क्या होता है, तो जिंक फिंगर प्रोटीन विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को बांधता है। यहाँ पर क्या लिखा है, फोकल डीएनए को काटता है। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक डीएनए को जोड़ रहा है और एक डीएनए को काट रहा है। नेक्स्ट हमारा होता है टेलिन। तो टेलिन यहाँ पर क्या करता है, टेल प्रोटीन डीएनए अनुक्रमों को बांधता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। जैसे क्रिस्पर कैस9 पढ़ा है आपने, तो क्या करता है, पहचान करके एक स्पेसिफिक इलाके जो पार्ट को काटने का काम करता है, उसको आणविक कैंची के नाम से, कैंची का मतलब काटने का काम हो गया ना, वैसा ही यहाँ पर है, वो वाला काटना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। फोकल डीएनए को काटता है। तो एक ये क्या कर रहा है, टेले जोड़ रहा है, और ये क्या कर रहा है, फोकल ये जो काटने का काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा बात कर लेते हैं क्रिस्पर कैस9।
हमको पता है ऑलरेडी क्या होता है, आरएनए Cas9 का मार्गदर्शन करता है। आरएनए क्या होता है, Cas9 को बताता है कि भाई यहाँ पे जाना है, बॉडी के इस डीएनए में यहाँ पर काटना है। तो पहला एक मार्गदर्शक होना चाहिए आपको। दूसरा होता है विशिष्ट डीएनए अंश को काटना, जाता है वहां पे काट दिया जाता है। होमिंग जो है इंडोन्यूक्लियस, तो यहाँ पर बात करते हैं मेगा न्यूक्लियस के बारे में। तो प्राकृतिक एंजाइम होता है, ये डीएनए के लंबे हिस्से को खोजकर काट सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा क्योंकि यूनिक हो जाता है। बाकी हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी लगातार चर्चा में आते रहते हैं। लोग इसी तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं, उसका नाम नया रख देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जीन एडिटिंग काम कैसे करता है। समझ लिया कि ठीक है, चलो बॉडी पार्ट्स को पहचान लिया, जीन्स को पहचान लिया कि खराबी कहाँ पर है, उनको जो है एडिट भी कर दिया आपने। तो काम करता कैसे है ये? पहला होता है गाइड अणु। तो गाइड अणु का मतलब यहाँ पे हो जाएगा विशेष रूप से डिजाइन किया टारगेटेड डीएनए स्ट्रैंड को खोजता है। पहले खोजा जाता है कि कहाँ पर हमने एडिटिंग करनी है, डीएनए काटने वाला एंजाइम। फिर होता है कि एक कैंची आती है जिसको काम दिया था कि तुमको काटने का काम दिया गया है। दूसरा है कि भाई काट तो दिया है, उस जगह को खाली तो नहीं छोड़ोगे, तो स्वस्थ जो है डीएनए की सिमिलर कॉपी जो आपने वहां से काट के निकाला है, सिमिलर आपको वहां पर इम्प्लांट करनी होगी। दोषपूर्ण डीएनए को हटाता है और जो है स्वस्थ डीएनए को यहाँ पर जो है लगा दिया था। सरल शब्दों में अगर हम समझें तो गाइड अणु होगा जो बताएगा कि डीएनए कहाँ पर है, ढूंढता है, ढूंढ करके एंजाइम होता है जो वो काटता है, काटने के बाद दोषपूर्ण हिस्से को हटा करके स्वस्थ जो है डीएनए को वहां पर प्लांट कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है जो यहाँ पर हो जाता है। उपयोग, अब हमने काट भी लिया, बना भी लिया, अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो एग्रीकल्चर में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कहाँ कहाँ पर एग्रीकल्चर में स्टार्ट करेंगे, तो फसल सुधार में कि बाढ़ प्रभावित है, सूखा प्रभावित है, यहाँ पर इन फसलों को जो है सुरक्षित रखने में इस्तेमाल कर ताकि पोषक तत्वों में। और नेक्स्ट हमारा हो जाता है, कई बार जैसे आपने गोल्डन राइस पढ़ा है, उसमें क्या होता है विटामिन ए की मात्रा बढ़ा दी गई है। तो विटामिन ए की मात्रा बढ़ाने का जो प्रोसेस था उसी को हम यहाँ पे इस तरीके से जानते हैं कि भाई कृषि के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, खाद्य सामग्री है, खाद्य पदार्थ है, उसमें वृद्धि हो सकती है। पशु सुधार, जैसे मांसपेशियों की वृद्धि में हमने बदलाव कर दिया। हमने देखा मेमना जो है जो कश्मीर में बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं औद्योगिक और पर्यावरण को लेकर के जैव ईंधन। जैव ईंधन का मतलब है जैव एथेनॉल है, जैव डीजल है। इसके कुशल उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों की इंजीनियरिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बायो रेमेडिएशन के बारे में बात करते हैं, इसके सब उपयोग पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हो रहा है। पहले हमने कृषि वाला देख लिया है, अब हम औद्योगिक और पर्यावरण के क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हो गया जैव ईंधन, दूसरा हमारा हो गया तेल रिसाव हुआ है कहीं पर भारी धातुओं को साफ करने के लिए माइक्रोब्स बनाए जाते हैं जो कि तेल को या जो भारी धातु उनको खा कर खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य में। हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ लिए हैं जो कि चिकित्सा और स्वास्थ्य में काम करते हैं। आनुवांशिक रोगों का उपचार करने के लिए जो आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा होगा, जिसमें हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो हंसिए के आकार की हो जाती हैं। तो गोल होती है तो वो निकल जाती है मार्ग से, लेकिन हंसिए के आकार के होने की वजह से वो मार्गों को बाधित कर देती है। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके लिए भारत ने एक लक्ष्य भी रखा है कि 2047 तक भारत से एनीमिया को हम खत्म कर देंगे। और इसकी जो बीमारी या बीमार लोगों की संख्या देखेंगे तो पूरी दुनिया के लगभग 15% सिकल सेल एनीमिया के लोग जो है आपको भारत में ही देखने को मिलेंगे। ये सारा हो गया आपका कैंसर थेरेपी। जो CAR T जो थेरेपी होती है कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं का संपादन। तो जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको काट करके या उनको जो टारगेट करके हटाया जाता है ताकि आपके बॉडी से कैंसर को धीरे धीरे रिमूव किया जाए। संबंधित सुर्खियां, तो हमने जो भी अभी तक देखा है ना उससे रिलेटेड जो भी चीजें जुड़ी हुई थी वो समझते हैं। पहला हमारा है बिरसा 101। तो भारत ने सिकल सेल बीमारी जो SSCD है इसके उपचार के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का अनावरण मतलब हमने खोज लिया है। यहाँ पर बात करते हैं तो CSIR, IGIB और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच इन दोनों क्या किया है, समझौता किया है और इसको बनाकर तैयार कर दिया है ताकि सिकल सेल एनीमिया का हम निपटान कर पाए। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है बताया है मैंने आपको कि हीमोग्लोबिन जीन में परिवर्तन हो जाता है जिसकी वजह से जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो हंसिए के आकार की हो जाती हैं और इससे क्या होता है ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है और
बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हमारे हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, और हमें ऑलरेडी पता है कि अगर किसी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी या तो वो काम करना बंद कर देगा, पैरालाइज हो जाएगा, और भी बहुत सारी समस्याएं व्यक्तियों को हो जाती है। जैसे हो गया फेफड़े की बीमारियां, हृदय, गुर्दे, आंख, हड्डियां और मस्तिष्क प्रभावित हो सकते हैं। अब इसके बारे में देखें तो वैश्विक एसिडी जन्मों का लगभग जो है 14.5%, 2023 डाटा हमारे पास ऑलरेडी है, भारत में होता है। तो इतने सारे केसेस भारत में आपको देखने को मिलते हैं। जनजातीय समुदायों में आपको ज्यादा हो जाता है। तो कुछ जनजातीय समुदाय में इसलिए भी होता है ना कि उनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उनके जीन्स वगैरह में एडिटिंग वगैरह नहीं की जाती है, या चीजें नहीं इस तरीके से काम करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लक्ष्य हमारा वही है, 2047 तक हम इसको खत्म करना चाहते हैं। नाम का महत्व यहाँ पर है बिरसा। बिरसा 101 क्यों रखा गया? तो जो बिरसा मुंडा है, भगवान बिरसा मुंडा, इनकी हमने 150वीं जयंती सेलिब्रेट की थी, और इसी आधार पर हमने इनका नाम भी यही रखा था। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोव कैस9। तो नाम से पता चला कि ग्लो मतलब जो है ग्लो, कुछ चीजें साइन करने वाली है। तो आर्डवे के कैंची के जैसा कुछ है यहाँ पर, जैसे हम अभी तक बात कर रहे थे, काटने का काम करता है। तो क्रिस्पर प्रोटीन जो जीन एडिटिंग करते समय चमकता है, तो क्रिस्पर प्रोटीन ही है, बस इसमें क्या है खास बात कि ये चमकता है, और चमकने के पीछे कारण यहाँ पर यह है कि गहरे समुद्री झींगा से प्राप्त नैनो लूसीफेराज खंड के साथ जोड़ा गया है, जो कि यहाँ पर एक स्पेशल क्वालिटी देता है कि ये चीज क्या करती है, ग्लो करती है। नेक्स्ट बात करते हैं एपीजीनोम एडिटिंग। एपीजीनोम एडिटिंग क्या होती है? तो डीएनए अनुक्रम को बदले बिना एपीजीनोम में संशोधन करके जीन अभियंत्रित यहाँ पर नियंत्रित करना, तो इसको हम बोलते हैं कि क्या है, एपीजीनोम। हमने यहाँ पर कुछ भी अनुक्रम में बदलाव नहीं किया, फिर भी एडिटिंग कर दी। क्या है? रासायनिक यौगिकों का समूह जो जीन अभिव्यक्ति को संशोधित और चिन्हित करता है। विशेषताएं क्या होती है? डीएनए को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, काटना ही नहीं है। जीन अभिव्यक्ति पर सटीक और पुनः उलटने योग्य नियंत्रण अधिक सुरक्षित विकल्प माना जाता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि काट पीट करने की वजह से उसके दुष्परिणाम भी हो जाते हैं। अब इसके आगे जो भी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गई, और भी चीजें हैं बहुत सारी, 1 बाय 1 हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें भी पार्टिसिपेट करना, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ, जितने लोग पहले वीडियो को देख रहे थे उनको दूसरा वीडियो भी अच्छा लग रहा है कि नहीं। बाकी मैंने एक चीज बोली है आपको, जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उससे संबंधित अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके पास तो वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।